इस लेक्चर में कॉप 26 समिट में कुछ नई प्लेजेस ली गई हैं। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। बहुत सारी कंट्री एक साथ वहां पे मीटिंग कर रही हैं, वहां पे कुछ प्लेज ली कई कंट्री ने मिलके। तो ये क्या नई प्लेज हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉप 26 का मतलब क्या है पहले ये जान लो, वैसे पता ही होगा आपको, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो यूएनएफसीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, 1992 में अर्थ समिट हुआ था ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर में। वहां पे कई सारे डॉक्यूमेंट निकल के आए थे, एक ये भी आया था। ये नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन चाहे तो जब भी इसकी मीटिंग होती है किसी मीटिंग को बाइंडिंग बना सकता है, यानी कि बाध्यकारी। लेकिन जो ये यूएनएफसी है इसकी हर साल मीटिंग होती है और उसमें ये प्लेज करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे घटाया जाए। ग्रीन हाउस गैस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। जैसे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है, CH4 होता है, वाटर वेपर होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये इनके पास कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। हमारे वातावरण है जो उसका इन्वायरमेंट में, यानी कि वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ का ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस को हमें घटाना था, रिड्यूस करना था, इसका ये टारगेट रहता है जब भी मीटिंग होती है। तो यूएनएफसीसी की जो 26वीं मीटिंग हुई है 2020 में होने वाली थी ये, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई कोविड-19 की वजह से, इसलिए 2021 में हो रही है। 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगी। तो इसमें कुछ प्लेज की गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूएनएफसीसी के बारे में देखो डिटेल में आपको जानना है तो लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपने देख भी लिया होगा। और नोट्स बनाए तो रिवाइज करिए इसके बारे में, नहीं देखा तो देख सकते हो। तो रिसेंटली लीडर्स यहाँ पे कॉप 26 ग्लोबल क्लाइमेट हो रहा है जो ग्लासगो में हो रहा है। ये ग्लासगो कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। देखो ये वाला मैप देखो, आप इस मैप में देख रहे हो, ये मैप में यहाँ पे यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप दिखाई दे रहा है ये वाला। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड, एक कंट्री है भाई साहब स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बोल सकते हो स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो में मीटिंग हो रही है। ये किस लिए मीटिंग हो रही है, इसने कुछ टारगेट रखे हैं कि डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है। जो पेड़ों की कटाई होती है ना, लोग पेड़ काटते रहते हैं, तो इसको रोकना है डिफॉरेस्टेशन को। और इस डिकेड के एंड तक, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी कि जो ये डिकेड चल रहा है 2021 से लेकर 2030 तक ये डिकेड चलेगा, ये 10 साल। तो 2030 के एंड तक हमें ये डिफॉरेस्टेशन रोकना है। और मीथेन का जो इमिशन होता है, मीथेन एक गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4। इसका इमिशन जो निकलता है, इमिशन का मतलब निकलना, इन्वायरमेंट में जो निकलती है ये गैस, इसका इमिशन रोकना है, कम करना है। और क्लाइमेट चेंज को स्लो करना है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसको भी क्लाइमेट चेंज को कम करना, लोग रोकना, स्लो करना है। इससे पहले देखो इंडिया ने भी प्लेज किए थे, कुछ प्रतिज्ञा की थी। इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हम अचीव कर लेंगे। ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान इंडिया ने अभी वहाँ पे इंडोर्स किया है अपना। 5 पॉइंट एक्शन प्लान अभी बताया था, तो उसमें एक ये भी था कि न्यूट्रलिटी को हम अचीव करेंगे 2070 तक। और उसमें ये भी था कि 50% तक इमिशन को रिड्यूस कर देगा इंडिया 2030 आते आते। कार्बन इमिशन की बात हो रही है यहाँ पे। इमिशन का मतलब जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, कार्बन इमिशन होता है, उसको कम कर देगा 50% तक। तो ये 5 जो पॉइंट एक्शन प्लान है इंडिया के, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। वैसे ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन सी इसमें प्लेज प्रतिज्ञा ली गई है। पहली है मीथेन प्लेज, मीथेन को कम करना है। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, 27 मेंबर हैं इसके, सदस्य हैं। यूरोप के जो मेंबर है, ये यूरोप के मेंबर है। यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर आ गया, ब्रिटेन अब इससे बाहर है। जिसको ब्रिटेन जब इससे बाहर आया था तो उस वर्ड दिया था ब्रेग्जिट, ये सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार, ब्रेग्जिट। तो ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का। इसके 27 मेंबर है। तो इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने, अमेरिका ने मिलकर ये प्लेज लिए कि मीथेन को हम कम करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से 0.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, हम उसको रोकेंगे। नेक्स्ट इसमें ये कहा है जो मीथेन का ग्लोबल एमिशन होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। सबसे ज़्यादा देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है कौन, इमिशन का जो कंट्रीब्यूटर है वो है मीथेन। लेकिन ये देखो 2030 तक आते आते जितना 2020 में मीथेन का इमिशन हो रहा है उसका 30% तक डिक्रीज कर देंगे मीथेन को 2030 आते आते। ये प्रतिज्ञा की है, यहाँ पे प्लेज की है। इसके साथ साथ देखो यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ साथ मिलकर 103 और कंट्री हैं, 103 से ज़्यादा और कंट्री हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नाइजीरिया कंट्री एक अफ्रीका में, नाइजीरिया कहाँ पे, नाइजीरिया ये देख लो यहाँ पे, ये नाइजीरिया दिखाई दे रही होगी आपको, कहाँ पे गई,
ये देखो बड़ा कर लेता हूँ इसको, जब दिखाई देगी आपको। ये देखो नाइजीरिया कंट्री, ये वाली नाइजीरिया कंट्री में बहुत ज़्यादा मीथेन का इमिशन होता है, और पाकिस्तान में, इन दोनों कंट्री ने भी साइन किया इस डॉक्यूमेंट को, मीथेन प्लेज को। ग्लोबल मीथेन प्लेज है ये, देखो पहली बार सितंबर 2021 में यूएस ने एक ये रखी थी कि मीथेन को कम करना है, क्योंकि देखो 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी में इमिशन होता है किसकी वजह से, मीथेन की वजह से, इसको कवर करता है। तो ये प्लेज रखी थी सितंबर 2021 में, इस COP26 होने से पहले। उसी को दोबारा से दोहराया यूरोपियन यूनियन और यूएस ने मिलकर, तो उसको साइन कर लिया 103 से ज़्यादा कंट्री ने। लेकिन देखो चाइना, रसिया और इंडिया ने साइन नहीं किया इसको, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम इसे कभी साइन करेंगे ही नहीं, बैक नहीं करेंगे, इसे बैक नहीं करेंगे कभी भी। बैक का मतलब कभी इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे इस प्लेज को। और ये चीज़ याद रखना, चाइना, रसिया और इंडिया, इन तीनों कंट्री ने साइन नहीं किया है। मीथेन प्रॉब्लम कैसे है, कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम। देखो मीथेन शॉर्ट लिव्ड है, इन्वायरमेंट में कम समय के लेती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड से, कम समय में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 100 साल रहेगी, तो ये उससे कम साल रहेगी प्रेजेंट मीथेन, उसके बाद ये अपने आप गायब हो जाती है। 80 टाइम्स मोर पोटेंट है, लेकिन देखो जितना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे 80 गुना ज़्यादा मीथेन करती है इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म। ह्यूमिडिटी की वजह से देखो बहुत ज़्यादा मीथेन का इमिशन हो रहा है, क्योंकि जंगल काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं लोग, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है एक, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बोला है ये। और देखो ह्यूमन रिसोर्स में आता है जैसे लैंडफिल्स, ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, CH4 आता है नेचुरल गैस में ही। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो करते हैं, जैसे मान लो धान की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती से भाई साहब मीथेन का इमिशन होता है। तो कोल माइनिंग करते हैं, खदान, कोयले की खदान निकालते हैं, उनकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, CH4 का भी होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी, और सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, उद्योग, उनके वजह से भी CH4 का, मीथेन का इमिशन होता है। तो ये है सोर्स मीथेन के निकलने के। नेक्स्ट प्लेज की है डिफॉरेस्टेशन प्लेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ों को कटने से रोकना, इसकी प्लेज ली है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वैसे होता है पेड़ों को काटना, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिज्ञा ये थोड़ी ना करेंगे कि पेड़ों को काटने देंगे, लेकिन ये करेंगे कि पेड़ों को काटने से रोकना। तो ये डिफॉरेस्टेशन प्लेज है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, और इसका मतलब ये है प्लेज का कि 100 नेशनल लीडर्स से ज़्यादा एक साथ आए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि डिफॉरेस्टेशन को हम रोकेंगे, कि पेड़ों की कटाई को रोकेंगे और इसे रिवर्स करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जिसकी वजह से देखो अगर पेड़ों की कटाई करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है एक तरह से लार्ज लेवल पे इरोजन हो जाता है, मिट्टी का इरोजन हो जाता है। तो मिट्टी मान लो अपर्दन हो गया मिट्टी का, यहाँ से मिट्टी कट के निकल गई, अब ये उपजाऊ भूमि नहीं है, अब इसकी जो पोषक तत्व है वो निकल गए, बारिश के कारण हुई, पानी के कारण चली गई, या हवा के कारण चली गई मिट्टी कट के यहाँ से। अब यहाँ पे पेड़ पौधे उग नहीं सकते। तो ये लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है इसको रोकना है, डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना, रोकना है। कब तक? डिकेड के एंड तक। डिकेड कौन सा? 2030 के एंड तक। और इसमें देखो पब्लिक और प्राइवेट फंड में लगभग 19 बिलियन USD सिर्फ इसके लिए रखना है कि फॉरेस्ट को दोबारा से रिस्टोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, ये कटाई को रोकना, पेड़ों की कटाई को। 2020 में देखो वर्ल्ड ने 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लॉस्ट कर दिया, और ये एक यूनाइटेड किंगडम है ना, जो जितना एरिया उसका, उसके एरिया से भी ज़्यादा है ये एरिया, 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इस रिपोर्ट के अनुसार है ये। तो ये रिपोर्ट आपको मेंशन करनी है जब भी डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन से क्वेश्चन आता है मेंस में हर बार जरूर। तो ये रिपोर्ट याद रखनी है कि 2020 में कितना फॉरेस्ट लॉस हुआ इस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस एग्रीमेंट में ये रखा है कि देखो 2014 में एक एग्रीमेंट किया था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसको ही दोबारा से 40 कंट्री ने किया था ये डिक्लेरेशन कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे। उसी एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, ये एक्सपेंड करता है, जो नई डिफॉरेस्टेशन की प्लेज ली है COP26 की मीटिंग में। नेक्स्ट है कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये एक नई प्लेज ली है। इसमें इंडिया ने कहा है कि भाई साहब देखो क्लाइमेट फाइनेंस करो, ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जिनकी वजह से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ, नई फैक्ट्रियाँ इन्हीं में लगती हैं ज़्यादा। गरीब देशों में तो फैक्ट्रियाँ बहुत ही कम है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? अमेरिका, UK, इन कंट्रीज़ में होती हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये फाइनेंस करें, क्लाइमेट फाइनेंस। देखो 2009 में प्लेज की थी कि ये $100 बिलियन देंगे, $100 बिलियन देंगे, लेकिन ये बहुत ही कम है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, ये ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिडक्शन करने के लिए पैसा दो भाई साहब ये पुअर कंट्रीज़ को, ताकि ये अपनी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी लेके आएँ या फॉरेस्टेशन करें, यानी कि एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएं।
लेकिन इंडिया ने कहा है $100 बिलियन बहुत ही कम राशि है, एटलीस्ट कम से कम $1 ट्रिलियन तो आप दो, ये गोल होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। और देखो यूएनएफसीसी के जो भी मेंबर हैं ये लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री है, इनको भी एक साथ आने की जरूरत है, इन्हें यूनिटी बनाने की जरूरत है अगर ये ग्रीन हाउस गैस के टारगेट को हमें अचीव करना है, रिडक्शन टारगेट को। इन्होंने कहा कि मतलब इंडिया ने बोला है कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन नहीं होगी जब तक, तब तक ये देखो हम अचीव नहीं कर पाएंगे ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के टारगेट को। और देखो साथ साथ ये भी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और ट्रेड वार होते हैं एक दूसरी कंट्री के बीच में, ये ट्रेड वार नहीं होने चाहिए। मतलब व्यापार को लेके एक दूसरी कंट्री किसी कंट्री पर टैक्स बढ़ा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देती है, किसी के माल पे रोकने के लिए बैरियर्स लगा देती है, तो ये सब कुछ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री हैं कि ये इंडिया के साथ मिलके सपोर्ट करें। इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया ने ये बनाई थी, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, सूरज से बिजली बनाई जाए, कोल को यूज़ नहीं किया जाए, कोयले को, क्योंकि कोयले से जो बिजली बनती है उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि जो कॉल्यूशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये और गठबंधन बनाया, इंडिया ने अनाउंस किया था ये CDRI, इसके साथ सारी कंट्री मिलकर साथ दें। और लिड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसमें भी इंडिया का साथ दें ये कंट्री मिलके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स है, ये क्या है, देखो ये इंडिया ने लॉन्च किया था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट। रेजिलेंट का मतलब है फ्लेक्सिबल, जो आइलैंड स्टेट है, आइलैंड का मतलब है द्वीप, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। जैसे मान लो देखो ये श्रीलंका की बात करें, ये श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये मेडागास्कर आइलैंड है, मॉरिशस आइलैंड नेशन है, यहाँ पे सिसिली है, ये आपका मालदीव्स ये आइलैंड नेशन है। जो ऐसे आइलैंड नेशन है, जैसे मान लो ये हो गया आपका इंडोनेशिया भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये आइलैंड नेशन हो गए। ऐसे जो आइलैंड नेशन है और जो स्मॉल आइलैंड नेशन है, राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको भाई साहब उनको बचाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं को ग्लोबल वार्मिंग से। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो बर्फ़ जमी हुई है माउंटेन्स वगैरह पे इतनी सारी, और इससे सी लेवल बढ़ेगा। जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा, ये बहुत सारे नेशन डूब जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इंडिया ने देखो CDRI का ही एक पार्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ये लॉन्च किया इंडिया ने, ताकि बिल्डिंग कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग में ये है, जो आइलैंड नेशन है उनके वहाँ पे कुछ लोगों को ये समझाया जाए कि अगर मान लो पानी का लेवल बढ़ता है तो कैसे निपटा जाए, कोई मान लो डिजास्टर आ जाए, आपदा आए, उससे कैसे निपटा जाए, साइक्लोन आ जाए, भूकंप आए, तो उससे कैसे निपटा जाए, लोगों को सिखाया जाए। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, ये देखो एक 38 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, लगभग 38 कंट्रीज आती हैं इसमें। तो ये अपने जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए काम करती हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। ये देखो बिगेस्ट थ्रेट क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस कर रही हैं। सबसे ज़्यादा खतरा किन को है, स्मॉल आइलैंड नेशन को, जो हमने डिस्कस किया अभी, जैसे श्रीलंका है, मेडागास्कर है, ये सारी कंट्री। तो इसरो का जो डेटा है, स्पेशल डेटा, उसको यूज करके इनको टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की है कि इंडिया इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसका डेटा शेयर करेगी इन कंट्रीज़ में। मान लो कोई साइक्लोन आने वाला है इनके देश के आसपास, चक्रवात इंडियन ओशन में कहीं पे, या कोरल रीफ को कोई खतरा है। कोरल रीफ भाई साहब अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो क्या है। कोस्टल लाइन मॉनिटरिंग को के बारे में डेटा देगी हमारी जो इसरो है वो। नेक्स्ट जो ओसोवॉग है, ओसोवॉग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप, ये इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया था। सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए और ग्रिड सेटअप किया जाए। जो बिजली के खंभे हैं ना, वो सारी कंट्रीज़ में ये एक साथ पैचअप हो एक तरह से। मतलब अगर बिजली यहाँ पे बन रही है सोलर एनर्जी इंडिया में, तो वो दूसरी कंट्री में यहाँ पे खंभे गड़े हों और दूसरी कंट्री में पहुँचाया जाए। तो ये 3 फेज में ये की जाएगी, ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव भी बोलते हैं इसको, और 3 फेज में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाया जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर पे जोर दिया जाएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी को, जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है यानी कि सोलर ऊर्जा, जो सूर्य से बनने वाली बिजली है, उसको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि 3 फेज में किया जाएगा इसको। पहले तो देखो फर्स्ट फेज में इंडिया के आसपास के नेशन, जैसे मिडल ईस्ट के या साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, ये देखो मिडल ईस्ट ये वाली कंट्री है, ये वाली कंट्री, और ये वाला आपका साउथ एशिया में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये वाली कंट्री। तो पहले यहाँ पे ग्रिड बनाए जाएंगे, बिजली के खंभे गाड़े जाएंगे और सोलर एनर्जी जो बन रही है यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। दूसरे फेज में अफ्रीका तक पहुँचाई जाएगा। तीसरे फेज में पूरे ग्लोब को कनेक्ट किया जाएगा, पूरे ग्लोब में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र किया जाएगा ओसोवर्ग मिशन के जरिए।
अब ये इंडिया ने जो 5 प्लेज लिए हैं, मतलब 5 एक्शन पॉइंट मतलब यहाँ पे डिस्क्लोज किए हैं COP26 में, वो कौन कौन से हैं? पहली तो है ये कि इंडिया ने भी अपना नेट जीरो इमिशन का टारगेट फिक्स कर दिया कि 2070 तक आते आते नेट जीरो इमिशन अचीव कर लेगा इंडिया। नेट जीरो का मतलब देखो ये नहीं है कि कार्बन इमिशन बिल्कुल जीरो हो, इसका मतलब ये जितना इमिशन निकल रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है फैक्ट्री से या कहीं से, उतना हम एब्जॉर्व भी कर लें, उतना एब्जॉर्व कर लें। नेक्स्ट इंडिया ने कहा है कि 2030 तक आते आते हम रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 50% तक करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जितनी भी सोलर एनर्जी, मतलब जितनी भी हमारी बिजली यूज होती है वो रिन्यूएबल सोर्स से बने, सोलर एनर्जी से बने या विंड एनर्जी से बने, ये सब कुछ। इंडिया ने कहा है कि जो हमारा कार्बन इमिशन है वो हम रिड्यूस करेंगे 2030 तक आते आते 1 बिलियन टन्स तक, ये कार्बन इमिशन हम रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट कहा है जो पहले देखो ये इमिशन इंटेंसिटी की टारगेट था 33 से लेकर 35%, ये इंक्रीज कर दिया कि 45% से ये लगभग पर यूनिट ऑफ जीडीपी ये हम रिड्यूस करेंगे, 45% से लेस रहेगा ये। नेक्स्ट है कि जो पहले टारगेट था कि इंडिया का 450 गीगावाट का टारगेट था 2030 तक अचीव करने का, इसमें 50 गीगावाट और इंक्रीज कर दिया है कि हम 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक आते आते। ये इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल सिस्टम कर देंगे जनरेट करने के लिए कि इतनी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा में आते हैं जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से जो बिजली बनती है, या विंड एनर्जी वगैरह, तो ये हम प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक आते आते। तो यही था बस इसमें।